So, good morning to all of you. Today we have to start a new topic, that is search for genetic material. देखिए, मॉर्गन साहब, मेंडल साहब, बेवन एंड सटेरी, ह्यूगो डे व्रीज, rediscover of Mendelian law, they all have a related work with the how the character from parent generation are transferred to the progeny. This is the main concept regarding genetics. But what is that particular character? What is that particular factor? What are these things which has to be transferred from parent to the child, and due to which the character of the parent are visualized in the child also? This is the main concept. And after a very long journey, we have already in the last class we have discussed about the DNA, the structure of the DNA, double helical structure of the DNA, and I have told you that Mendel started work in 1856-57 up to 1863, 6 to 7 years, and the discovery of a double helical model of a DNA comes in 1952 by Watson and Crick, William Franklin, रोजलिन फ्रैंकलिन और साथ ही साथ चरगाफ के साथ जो चरगाफ के साथ जो कॉन्सेप्ट हुआ उनके साथ, तो ये सब मिलकर इन्होंने जो है डीएनए की थ्योरी दी या डीएनए का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन इस बीच यानी मेंडल साहब से लेके और डीएनए के बीच बहुत सारे और भी काम होते रहे, बहुत सारी और भी चीजें चलती रही, और वो जो चीजें चलती रही बीच में वो कौन कौन सी थी, कैसे हम डीएनए तक पहुंचे और क्यों हम बाद में डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ये पूरा एक जर्नी है जिसको आपको देखना है। और यदि आप सीरीज पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आते जाएगा कि ये डीएनए है तो ये क्यों है और क्यों इसको हमने डीएनए माना, क्यों जेनेटिक मटेरियल माना, क्यों किसी दूसरे को नहीं माना। पूरी की पूरी थ्योरी के साथ हम आगे बात करते जाएंगे। तो बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए। एक्चुअली में एक साइंटिस्ट हुए, नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, ग्रिफिथ साहब ने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का नाम था क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। दरअसल ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में निमोनिया डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? अब इस निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया को जो ये है इसको उन्होंने कल्चर प्लेट में ग्रो किया। कल्चर प्लेट का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जिसमें हम इनकी ज्यादा कॉपीज बना सके, इनको ग्रो कर सके। तो चूंकि बैक्टीरिया के बड़े आसानी से ग्रो भी होते हैं, कल्चर प्लेट में ग्रो। जब कल्चर प्लेट में ग्रो हुआ तो उन्होंने देखा कि ये निमोनिया जो है वो दो तरीके के फॉर्म में डेवलप हो रहा है, यानी दो तरीके के निमोनिया बना रहा है। कौन कौन? उन्होंने कहा एक था, उसको उन्होंने कहा एफ स्ट्रेन, और दूसरे को उन्होंने कहा आर स्ट्रेन। एस का यहां लिटरली मीनिंग था स्मूथ और आर का मतलब था रफ। कहने का मीनिंग ये हुआ कि एक बैक्टीरिया ऐसा था जिसको देखने पे उसकी सरफेस रफ दिखाई देती थी, और एक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियल कॉलोनी ऐसे डेवलप हुई जिनमें उनकी जो सरफेस थी वो कैसी थी, स्मूथ दिखाई देती थी। दो तरीके के बैक्टीरिया। दरअसल बैक्टीरिया तो वैसे ही थे जैसे होने चाहिए, लेकिन इस एसिस्टेट बैक्टीरिया की खासियत ये थी कि ये अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता था, और ये कवरिंग होती थी पॉलीसेक्राइड से। किसकी कवरिंग थी? पॉलीसेक्राइड से। जबकि ये आरिस्टेन बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया ही थे, पर ये अपने चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं बनाते थे, इसलिए इनका स्ट्रक्चर कैसा था, खुरदुरा था, रफ, और क्योंकि इनके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती। अब इस दो तरीके के बैक्टीरिया के बने होने का फायदा नुकसान क्या है? फायदा नुकसान ये था कि ये जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हुआ करते थे या निमोनिया हुआ करते थे, आर स्ट्रेन के जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होते थे, चूंकि इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती थी, तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री लेते थे तो ऑर्गेनिज्म का एंटीबॉडी इसको क्या कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था, ये इनको मार देता था।
जबकि जो एसिस्टेन बैक्टीरिया थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के, इनके चारों तरफ ये जो पॉलीसेकेराइड की एक कवरिंग आती थी जिनके कारण ये स्मूथ दिखाई देते थे, ये पॉलीसेकेराइड की कवरिंग इनको एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी, एक बेनिफिट प्रोवाइड करती थी, जिसके कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इम्यून सिस्टम है इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता था। इस तरीके से ग्रिफिथ साहब ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के दो वेरिएंट उन्होंने खोजे। एक था कौन सा, एसिस्टेन, जिसको उन्होंने वायरुलेंट कहा। वायरुलेंट मींस डिसीज कॉज। क्यों डिसीज कॉजिंग? क्योंकि जिसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जबकि आरस्टेन, इसको उन्होंने कहा नॉन वायरुलेंट, मींस ये हमारे शरीर में आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत निमोनिया कॉज करे, लेकिन हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ये खत्म। तो ये नॉन वायरुलेंट था, यानी नॉन डिसीज कॉज, मतलब इससे डिसीज नहीं हो सकता। तो इस तरीके के दो बैक्टीरिया उन्होंने खोज निकाला, या यूं कहिए कि उसके ऊपर काम करो। जब इन्होंने ये दो बैक्टीरिया खोजे, अब इन दोनों अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया को इन्होंने जो है तो एक माइस के ऊपर, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करना शुरू किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया और उसके क्या नतीजे और उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, इसकी बात करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि दो तरीके के थे हमारे पास बैक्टीरिया। एक तो हम पहले रख लेते हैं इसको रफ स्ट्रेन को, और दूसरे साइड में हमने लिख दिया किसको, स्मूथ स्ट्रेन। आपको याद होगा ये वायरुलेंट है, वायरुलेंट मींस डिसीज कॉजिंग है, और जबकि ये कैसा है, ये नॉन वायरुलेंट। और वो क्यों है? क्योंकि इसके पास पॉलीसेकेराइड की कवरिंग नहीं है, जिसके कारण हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। चलिए, इस आरस्टेन बैक्टीरिया को हमने इंजेक्ट किया किसमें, माइस में। क्या रिजल्ट आया, हमारा माइस जीवित रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भी। क्यों? क्योंकि कोई कवरिंग नहीं है, आसानी से ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये जैसे ही माइस के ऊपर एंट्री किया, क्योंकि कोई कवरिंग नहीं है तो हमारा एंटीबॉडी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी तो जब हमने स्मूथ स्ट्रेन को यूज किया किसके ऊपर, माइस के ऊपर अटैक कराया, माइस क्या हो गया, हम उसको नहीं सर्वाइव करा पाए। Why? Because of this पॉलीसेकेराइड कवरिंग, हमारे जो एंटीबायोटिक्स थे या जो माइस के जो एंटीबायोटिक्स थे, इस पॉलीसेकेराइड लेयर को ब्रेक नहीं कर सके, जिसके कारण निमोनिया की ग्रोथ होती है। निमोनिया के कारण माइस जो है तो क्या हो गया, मर। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां तो हम सर्वाइव कर ले जा रहे थे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, ये जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया था इसको उन्होंने हीट किया। जब हीट किया तो अब जो बैक्टीरिया आया वो कैसा था, हीट किल्ड। इतना गर्म किया कि वो क्या हो गया बेचारा, मर गया। हीट किल्ड बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? अब ये मत सोचिएगा कि इसी को हमने हीट किया, हमने उसकी बहुत सारी कॉपी बना रखी है। तो हमने एक बंच को क्या किया, हीट किल्ड किया, और हीट किल्ड करने के बाद फिर इसको हमने क्या किया, माइस के ऊपर इंजेक्ट किया। जब हमने इसको माइस के ऊपर इंजेक्ट किया, अब क्या हुआ, माइस अलाइव है। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब है कि जैसे ही इसको हमने क्या किया, हीट किया, हीट करते ही साथ ये इसकी जो आउटर कवरिंग थी वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। और जैसे इसकी पॉलीसेकेराइड की आउटर कवरिंग ब्रेक हुई, और आउटर कवरिंग के ब्रेक होने के साथ साथ ये भी क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और अब आसानी से हमारे माइस का जो एंटीबायोटिक है वो इसको क्या कर पाया, डिस्ट्रॉय कर पाया। और ऐसी कंडीशन में माइस क्या रहा, अलाइव रहा। यहां तक कोई डाउट? अब लगा कि देखो इस केस में भी अलाइव है, इस केस में भी क्या है, अलाइव है। उन्होंने कहा इन दोनों ही केसेस में अलाइव है, तो उन्होंने क्या किया कि एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। ये पहला एक एक्सपेरिमेंट था उनका, ये दूसरी स्टेज थी उनकी, ये आप मान लीजिए तीसरी स्टेज थी, अब ये मान लीजिए उनकी क्या थी, चौथी स्टेज। चौथी स्टेज में उन्होंने क्या किया कि जो रफ स्टेन बैक्टीरिया था, जिसमें
माइस को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, उसका इम्यून सिस्टम उसको बचा लेता। किसके साथ उन्होंने मिलाया, किसको, हीट किल्ड, कौन सा, एस स्ट्रेन वाले, यानी कि जो स्मूथ स्ट्रेन वाला था, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, हीट कर दिया, और हीट करने से उसकी पूरी की पूरी पॉलीसेकेराइड को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय। जब इन दोनों को मिलाकर हमने माइस में डाला, सो एज पर ऑल दीज थ्री ऑब्जर्वेशन, ये देखिए रफ में भी जिंदा था, हीट किल्ड में भी क्या था, वो जीवित था। होना क्या चाहिए था, माइस को यहां क्या होना चाहिए था, अलाइव होना चाहिए। यदि ऐसा होता तब फिर कोई बात ही नहीं आती, फिर तो नॉर्मल केस होता, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। ये क्या हुआ, माइस अब जब ये मर्ज होता है, अब ये आखिर कारण ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब कोई जो अनएक्सपेक्टेड जब रिजल्ट आता है तभी हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब ये मर गया तब लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मर गया, इसको तो जीवित होना चाहिए, क्योंकि रफ स्ट्रेन को आसानी से डिस्ट्रॉय करता है हमारा माइस के बॉडी का इम्यून सिस्टम। हीट किल्ड ऐसे स्टोन को भी हमारा माइस जो है इम्यून सिस्टम आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दोनों को मिलाने में ऐसा क्या हो गया कि अब माइस जो है तो अपने आप को सर्वाइव नहीं करा। साथ ही साथ ग्रिफिथ साहब ने इस माइस के ऊपर, इस माइस के डेथ के बाद इस माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया या फाइंड आउट किया। तो जब इन्होंने इस माइस को स्टडी किया तो उन्होंने पाया इस माइस के अंदर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया भी, याद रखिएगा हमने रफ स्ट्रेन डाला था और हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था, यानी कि ऐसा एस स्ट्रेन डाला था जो मर चुका था। लेकिन जब इस माइस को एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इसके अंदर कौन सा मिलता है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिलता है। ये कहां से अपने आप से उत्पन्न हो गया, ये प्रश्न जो है वो ग्रिफिथ के दिमाग में आया और तब ग्रिफिथ साहब ने ये कहा कि आल्दो हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था इसके साथ, रफ स्ट्रेन के साथ, लेकिन हीट किल्ड एस स्ट्रेन में ऐसी कोई चीज थी जो मरने के बावजूद भी इधर से निकलकर यहां पहुंची और इस रफ स्ट्रेन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। समझने की कोशिश कीजिएगा, रफ स्ट्रेन था और हीट किल्ड एस स्ट्रेन, यही दोनों डाला था। इन दोनों में माइस इंडिविजुअली सरवाइव कर रहा था, लेकिन जब दोनों को हमने कंबाइन करके डाला तो माइस की डेथ होती है। इसका मतलब है, और जब हम माइस को ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमको क्या मिलता है उसके अंदर से, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिलता है। ये कहां से आ गया, ये आ गया हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कोई एक ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसी चीज है जो जाकर रफ स्ट्रेन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देती है। यानी ये अपने आप से वो निकल के, ये क्योंकि इसको हमने गर्म कर दिया है तो उसकी वो प्रॉपर्टी डीनेचर्ड हो गई है, लेकिन जैसे ही एक फुल फ्लैश उसको बैक्टीरिया मिलता है वो प्रॉपर्टी यहां जाके इस बैक्टीरिया में वो प्रॉपर्टी डेवलप करा देती है। और प्रॉपर्टी कौन सी है, बैक्टीरिया के चारों तरफ पॉलीसेकेराइड की कवरिंग बनाना, उसको स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट करना। और जैसे ही ये प्रोसेस होती है ये माइस इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता और निमोनिया होने के कारण उसकी क्या होती है, डेथ होती है। इस चीज को ग्रिफिथ साहब ने एक प्रिंसिपल में कंक्लूड किया और उन्होंने इसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किसने दिया, ग्रिफिथ साहब ने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एज पर यदि मैं तुम्हारे बुक की बात करूं तो वो ये कहता है कि जब कभी भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हम किसी नॉर्मल रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिलाकर किसी माइस में इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो कि एक वायरुलेंट था, जिसको हमने नॉन वायरुलेंट में, जब जैसे हीट किल्ड बैक्टीरिया उसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, वायरुलेंट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन वायरुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी क्या है, नॉन वायरुलेंट मींस डिसीज कॉजिंग नहीं है, ये भी कैसा है, नॉन वायरुलेंट। तो जब दोनों नॉन वायरुलेंट हैं
तो फिर ये कहां से डेथ कैसे हो गई, क्योंकि डेथ तो कब होती है जब वायरुलेंट होगा, और इस माइस के अंदर हमको कैसा मिल रहा है, वायरुलेंट मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि देयर इज समथिंग which has been transferred from heat killed assistant non-virulent bacteria to rough stain non-virulent bacteria to make it a virulent assistant bacteria। मतलब यहां से कोई चीज तो है जो ट्रांसफर होके कहां पहुंची है, रफ स्टेन में पहुंची है, जिसने रफ स्टेन को भी स्मूथ स्टेन में कन्वर्ट कर दिया है। और यही एक ऑब्जर्वेशन था 1928 में जो ग्रिफिथ साहब ने दिया। अब जब एक बार ये कॉन्सेप्ट आ गया कि देयर इज समथिंग विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर ऑल्दो द बैक्टीरिया इज रेड, वो कौन सी चीज है जो ट्रांसफर हो रही है, इसकी खोज जारी हो गई। इसके बारे में कॉन्सेप्ट लेना शुरू हो गया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो आया वो कौन सी चीज है जो ट्रांसफर हो रही है। और इसके लिए बायोकेमिकल स्टडी करना बहुत जरूरी था, ये जानना बहुत जरूरी था कि वो कंपोनेंट है क्या, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, डीएनए है, आरएनए, या कोई चौथी चीज है जो हमको पता थी उस समय तक। तो उन सब चीजों के बारे में हमको अब जानना जरूरी था। तो आगे ये इसमें तो कोई डाउट है नहीं, आगे बात करेंगे कि बायोकेमिकल स्टडी हमने कैसे शुरू की और कैसे उसमें हम फाइंड आउट कर पाए कि कौन सा मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है। Now, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यहां बात करते हैं। देखिए बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की यदि मैं बात करूं तो 3 साइंटिस्ट हुए, ऑक्सफोर्ड एवरी, मैक्लार्ड एंड मैककार्टी। ये 3 साइंटिस्ट ने 1933-44 के बीच एक एक्सपेरिमेंट किया। आपको याद होना चाहिए ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट 1928 तक, तो 28 तक उन्होंने जब काम किया उसमें जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए कि कुछ चीज तो है जो ट्रांसफर हो रहा है, उन्होंने सब्सटेंस के बारे में बात नहीं की, उनको आइडिया नहीं था तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा बट कुछ है जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है और जिसके कारण ये प्रोसेस चलती है। ऑक्सफोर्ड एवरी, मैक्लार्ड और मैककार्टी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर 1933 से 44 में काम किया और उन्होंने किसके ऊपर काम किया, ग्रिफिथ के ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी जो ग्रिफिथ साहब ने कहा एक्चुअली में ये उसी को खोजने में जुट गए कि आखिर वो कौन सी चीज है जो ट्रांसफर हो रही है, उसका बायोकेमिकल नेचर जानने के लिए। हालांकि 1933 से 44 के बीच के पहले ये माना जाता था कि जो मटेरियल है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाता है वो क्या है, प्रोटीन। यह माना जाता है कि प्रोटीन ही एक तरीके का सब्सटेंस है जो ट्रांसफर होता है, जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। लेकिन इन 3 साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना हम खोजने की कोशिश करें, और जब ये वाली बात आई तो एवरे, मैक्लार्ड और मैककार्टी ने ये जो ग्रिफिथ साहब ने बैक्टीरिया लिया था, कौन सा, एस स्ट्रेन, हीट किल्ड, तो या तो आप यहां से शुरू कर लें या आप नॉर्मल एसिस्टेन बैक्टीरिया ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसिस्टेन जो बैक्टीरिया था उसको लिया और ये माना कि भाई चूंकि बहुत सारे लोग कहते आ रहे थे पहले से कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, कुछ ने कहा आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, कुछ ने कहा डीएनए जेनेटिक मटेरियल, कुछ लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के लिए भी कहा था। तो जिसने जो कहा उसके हिसाब से उन्होंने लगा लिया, उन्होंने हिसाब लगाया कि ये एसिस्टेन बैक्टीरिया में ये 3 कंडीशन हो सकती है, ये 3 तरीके की कंडीशन। तो प्रोटीन हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। उन्होंने क्या किया, इन तीनों साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या किया, बंच बनाया। उन्होंने इस एसिस्टेन में से कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही है, यदि हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है, और यदि हम इस एसिस्टेन से प्रोटीन पूरा हटा दें और यदि प्रोटीन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट हमको नेगेटिव आएगा।
मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एसिस्टेंट हीट किल्ड जो कि मरा हुआ एक बैक्टीरिया था, उसके ऊपर उन्होंने एंजाइम का एक्शन किया। कौन सा एंजाइम? उन्होंने 3 एंजाइम लिए। एक तो प्रोटीएजेस था जो किसको डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन, यानी किसी प्रोटीएजेस का काम ही क्या है, किसी भी सिस्टम में जितना प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट कर देना, तो प्रोटीन खत्म हो जाएगा। आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने डीआरएनएस दिया, आरएनएस दिया। ये एंजाइम है जो आरएनए को डाइजेस्ट कर सकता है, और डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने डीएनए दिया। आप सोच रहे हो कि साहब जब तीनों को हमने डाइजेस्ट कर दिया तो बचेगा क्या? एक्चुअली में ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया, तीनों साइंटिस्ट ने, कि इस बैक्टीरिया के 3 ग्रुप है। एक ग्रुप में प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, दूसरे ग्रुप में आरएनए को डाइजेस्ट किया, और तीसरे ग्रुप में डीएनए को डाइजेस्ट किया। इज इट ओके? और इन तीनों के साथ हमने एक नॉर्मल जो हमारा डीएनए है, या नॉर्मल जो हमारा आर स्ट्रेन था बैक्टीरिया, उसको हमने मिला। इज इट क्लियर? अब हमने यहां पर किसके ऊपर इसको एक्शन कराया, माइस। क्यों? चूंकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ये हीट किल्ड एसिस्टेट हीट किल्ड बैक्टीरिया जो था, इसमें जितना भी प्रोटीन था वो हम पहले ही डाइजेस्ट कर चुके हैं। मतलब इस वाले एसिस्टेंट हीट किल्ड इस ग्रुप में या तो आरएनए है या तो डीएनए है, प्रोटीन नहीं। और यदि हम मान लें पहले के हिसाब से 33-44 जो पहले जो माना जा रहा था कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में काम करता है, यदि ऐसा होगा तो अब ये जो इसकी जो वायरुलेंसी है वो रफ स्टेट में ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन तो है ही नहीं जो ट्रांसफर करने वाला है, जो एक से दूसरे में ले जाने वाला है। जब वो सब्सटेंस ही नहीं बचेगा तो आगे इसकी वायरुलेंसी नहीं होगी। जब हमने इन दोनों को मिलाकर माइस में डाला, हमने पाया कि माइस की क्या हो गई, इसका मतलब प्रोटीन का कोई लेना देना नहीं है, या यूं कहिए कि प्रोटीन उस फैक्टर को हीट किल्ड एसिस्टेंट से आर स्टेन में ट्रांसफर नहीं करता। मतलब वो जो आरएनए हो सकता है या डीएनए। दूसरे केस में सकते हैं, अब यहाँ आरएनए लिया है हमने, आरएनए को भी और आरएनए डाइजेस्टेड जो हीट किल्ड बैक्टीरिया उसमें से हमने पूरा आरएनए को डिलीट कर दिया। अब या तो प्रोटीन बचा है या तो क्या बचा है, डीएनए बचा है, और इसको हमने मिलाया किसके, एसिस्टेट के साथ। अब इसको माइस में अप्लाई किया। यदि आरएनए वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता या वो सब्सटेंस होता जो हीट किल्ड एसिस्टेंट से रफ स्टेन को वायरुलेंट बनाने के लिए काम करता है, तो यहां क्या होता, स्वाभाविक है वो ट्रांसफर नहीं करता, और यदि आर स्टेन में ट्रांसफर नहीं करता तो ये माइस का इम्यून सिस्टम आर स्टेन को और इसको मार लेता और क्या होता, सर्वाइव होता। लेकिन यहां पे भी रिजल्ट हमको क्या मिला, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आरएनए भी वो सब्सटेंस नहीं है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में यूज हो रहा है। तीसरा ऑप्शन था हमारे पास डीएनए को डाइजेस्ट करने का, डीएनए के थ्रू हमने ये डाइजेस्ट किया, आर स्टेन बैक्टीरिया को उसके साथ मिलाया, और हमने यहां पर इसको माइस के ऊपर अप्लाई किया। अब डीएनए डाइजेस्टेड है, इस वाले कंपोनेंट में प्रोटीन हो सकता है और आरएनए हो सकता है, लेकिन डीएनए नहीं। हमने ऐसे स्ट्रक्चर को जब इसमें माइस में अप्लाई किया, हम पाते हैं कि ऐसी कंडीशन में माइस क्या हो रहा है, जीवित बच जा रहा है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि डीएनए वो सब्सटेंस है जो हीट किल्ड एसिस्टेंट बैक्टीरिया से ट्रांसफर होके कहां जा रहा है, आर स्टेन, या यूं कहिए कि रफ स्टेन में जा रहा है, और रफ स्टेन को
स्मूथ स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यदि डीएनए के अलावा कोई और होता तो इन दोनों में अलाइव होता, यहाँ केवल इसमें डीएनए में अलाइव हो रहा है। क्योंकि इस कंडीशन में डीएनए नहीं है तो वो उसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। फाइनली बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रिंसिपल में एवेरी, मैकलार्ड और मैककार्टी ने ये बताया कि डीएनए वो सब्सटेंस है जो एज ए जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहा है, काम कर रहा है, या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है, जो हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन से नॉर्मल रफ स्ट्रेन को वो कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण रफ स्ट्रेन भी जो है वो अपने चारों तरफ पॉलीसेकेराइड लेयर बना ले रहा है, जिसके कारण ये बना ले रहा है, और जिसके कारण ये माइस का जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा। वो क्या था? वो डीएनए। यहां तक कोई बात आई? तो हमने ये कहा कि डीएनए जैसे हमने हटा लिया तो अब यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। चूंकि ट्रांसफर नहीं हो रहा रफ स्ट्रेन में, इसलिए माइस का इम्यून सिस्टम आसानी से इस रफ स्ट्रेन को भी डिस्ट्रॉय करता है और इस हीट किल्ड सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करता है और सर्वाइव रह जाता है। और इस तरीके से हमको ये पता चला कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। लेकिन अभी भी कुछ साइंटिस्ट को लेकर इस बारे में कुछ उपभोग था, या यूं कहिए कि अभी भी वो पूरी तरीके से सहमत नहीं थे कि डीएनए ही जो है तो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। कुछ और चीजें जिनके बारे में बात करें ना। अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट आ गया कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या, यदि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जिस चूंकि अब बात हो रही थी अलग अलग साइंटिस्ट कर रहे थे। और इसी बीच 1952 में हर्शी एंड चेज दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने काम किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और कोई दूसरी चीज जेनेटिक मटेरियल नहीं है, या यूं कहिए डीएनए ही ट्रांसफर होकर नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा और कुछ नहीं जा रहा। ये बताने का काम किसने किया? हर्शी एंड चेज ने किया 1952। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज किया। बैक्टीरियोफेज पता है? बैक्टीरियोफेज दरअसल वो वायरसेस होते हैं कंफ्यूजन होता है। तो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। चूंकि नाम से क्लियर आप समझ जाए, बैक्टीरियोफेजेस, फेजेस मींस खाने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला जो वायरस है बैक्टीरियोफेज। सो हर्शी एंड चेज ने एक बैक्टीरियोफेज दिया, और बैक्टीरियोफेज की खासियत है कि वायरस के अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो एक वायरस दो चीजों से बना होता है। एक तो बाहर की तरफ होता है क्या, प्रोटीन कोड, और अंदर की तरफ होता है क्या, डीएनए या आरएनए या जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड। ऐसा आप समझ। क्यों कह रहा हूं डीएनए और आरएनए? क्योंकि कुछ में डीएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल, कुछ में क्या होता है, आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब मौजूद होता है वायरस। अब प्रोटीन कोड बना हुआ है, डीएनए आरएनए बना है। यहां से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि कौन सी चीज ट्रांसफर होती है, ये दिखाने की यहां पर कोशिश की। अब आप एक बात और ध्यान रख लीजिए कि प्रोटीन में सल्फर होता है, और डीएनए में फास्फोरस होता है। याद है नहीं? अभी हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, उन्होंने बताया था कि जो बैकबोन बनी होती है फास्फोरस और शुगर की बनी होती है। वहां एस का मतलब सल्फर मत समझ लीजिएगा। जो बैकबोन बनी होती है, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस वाले क्वेश्चन में। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, उनको लगता है प्रोटीन कोड में भी सल्फर है तो डीएनए में भी सल्फर है। क्यों? क्योंकि हम इस तरीके की चेन आपको एक बार बता चुके हैं, फास्फोरस सल्फर फास्फोरस। तो ये इसको आप सल्फर मत पढ़िए, ये सल्फर नहीं है, ये क्या है, पेंटोज शुगर है। क्या है ये? पेंटोज शुगर। तो ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे कई बार। तो आप याद रखिए कि डीएनए में शुगर नहीं होता, सल्फर नहीं होता, डीएनए में शुगर होता है। तो आप यहां ये दो चीजें समझ आएगी कि किसी भी वायरस में प्रोटीन कोड में क्या मौजूद होगा, सल्फर मौजूद होगा।
डीएनए आरएनए में क्या होगा, फास्फोरस। और मजेदार बात, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता और डीएनए आरएनए में सल्फर नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर ये सल्फर पहुंच गया मतलब वो प्रोटीन है, और जहां पर ये फास्फोरस पहुंच गया वो डीएनए, वो प्रोटीन नहीं हो सकता। तो ये दो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हर्शे ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज के दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में उन्होंने इस सल्फर को रेडियो एक्टिव किया, और दूसरे ग्रुप में उन्होंने इस फास्फोरस को रेडियो एक्टिव किया, ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को सही तरीके से शो कर सके। कैसा एक्सपेरिमेंट था, अब वो देखिए। जैसा मैंने पहले कहा कि हमने दो ग्रुप बना लिए, मान लीजिए हमने ग्रुप बना लिए, यहां पर हमने ये जो प्रोटीन कवर था इसमें जो सल्फर था S35, इसको हमने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर। कुछ नहीं करना होता आपको, इन बैक्टीरिया को S35 रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन में जब आप ग्रो करेंगे तो इसका जितना सल्फर है वो S35 रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट कर जाएगा। इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल, ठीक। यहां हमने क्या किया, हमने प्रोटीन के साथ कुछ नहीं किया, बट जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड था उसको हमने 32 फास्फोरस जो था उसके अंदर, उसको हमने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया। और रेडियो एक्टिव करने का फायदा ये होता है कि बड़े आसानी से हम इनको देख पाते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहां पर मौजूद है। इस चीज को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि अब हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के ऊपर इसको, इन दोनों वायरसेस को अटैक कराएंगे। नॉर्मल कंडीशन में एक वायरस किसी बैक्टीरिया के अंदर जब इंटर करता है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है, और वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर ही रेप्लिकेट होकर, बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट होकर अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, और फिर वो मल्टीपल कॉपीज बाहर निकलती हैं और अगले दूसरे बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अब हम ये देखेंगे कि एक वायरस या बैक्टीरियोफेज कौन सी चीज को ट्रांसफर करता है। कहने का मतलब यह है कि यदि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहां आ गया, सल्फर, इसका मतलब किसको ट्रांसफर किया, प्रोटीन को। और यदि ये वाला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसके अंदर आया, इसका मतलब किसको ट्रांसफर किया, फास्फोरस को, यानी कि डीएनए। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट इस तरीके का। आइदर, क्योंकि दो ही चीजें हैं, डीएनए और प्रोटीन, हमको यही कंफर्म करना है कि आखिर कौन है, क्योंकि यहां तो डीएनए भी हो सकता है, न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग वायरस में, प्लांट वायरस में अलग होता है जेनेटिक मटेरियल और एनिमल वायरस में अलग। खैर, हमने जब इनके ऊपर इनको अटैक कराया तो हमने क्या पाया, ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, और उसके बाद हमने इन ये बैक्टीरियोफेज है, और ये क्या है, बैक्टीरिया। जैसा मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल यहां डाला, ये बैक्टीरियोफेज इस जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मुझे नहीं पता प्रोटीन डाला है या डीएनए डाला, सेम यहां पर भी वही प्रोसेस होगी। ये बैक्टीरियोफेज है और ये क्या है, बैक्टीरिया। जब इनका हमने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज में हम तेजी से बैक्टीरिया को घुमाते हैं। जब हमने घुमाया तो हमने दो पाए, हम जब इनको घुमाते हैं तो हम दो पाए, एक ये चीज, ये बैक्टीरिया, और ये प्रोटीन कोड। अब जब हम देखते हैं एज पर योर बुक,
बैक्टीरिया मिला है हमको, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में हमको कोई भी रेडियो एक्टिव, नो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जबकि जो ऊपर सुपरनेंट बचता है, जो ऊपर तैर रहा है, जो पोर्शन जिसमें प्रोटीन कोट है, यहां पर हमको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस S35 ले। ठीक इसका उल्टा यदि मैं यहां सेंट्रीफ्यूज करूं तो भी मुझे यही चीज मिलेगी, यानी एक बैक्टीरिया मिलेगा ऊपर, और नीचे की तरफ ऐसा ऊपर की तरफ मुझे क्या मिलेगा, सुपरनेंट में नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब मजेदार बात है कि यहां पर ये प्रोटीन कोट है, लेकिन यहां नो रेडियो एक्टिव है, और ये वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिखता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिखाई देता है। और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, 32। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये जो हमने फास्फोरस को रेडियो एक्टिव किया था, ये फास्फोरस अल्टीमेटली कहां मौजूद है, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, बैक्टीरिया के बाहर नहीं है। जबकि यहां हमने जो सल्फर को रेडियो एक्टिव किया था वो बैक्टीरिया के अंदर एंट्री ही नहीं किया, क्योंकि इसमें एक भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, सब रेडियो सब्सटेंस क्या है, बाहर है, बैक्टीरिया के अंदर एक भी नहीं है। जबकि जो हमने यहाँ फास्फोरस रेडियो एक्टिव किया था वो सब का सब किसके अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर है, बाहर सुपरनेंट में एक भी नहीं है। ये शो करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, आइदर वो डीएनए है या आरएनए है, प्रोटीन तो कंफर्म नहीं। इज इट क्लियर? तो ये हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करना है, स्टेप के साथ एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर आप इन्फेक्शन कॉज करा रहे हैं, यहाँ पर आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर आप रिजल्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके बुक में भी डायग्रामेटिकली दिया हुआ है, तो कुछ इसी तरीके से बात करनी है, तब कहीं जाके ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बात आती है इसमें एक और कि डीएनए और आरएनए में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। उससे पहले, क्योंकि आपको यदि ध्यान हो, मैंने इससे पहले वाला जो बोर्ड वर्क किया था उसमें मैंने 1952 का जिक्र किया, और आपको याद होगा 1953 आते आते तक हमको डीएनए के बारे में पता चला, या इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पता चला। क्यों? क्योंकि इस बीच मैंने वही कहा कि जो 100 सालों का समय लगा मेंडल और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच, इस बीच बहुत सारे काम हुए। चाहे आप ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ले लीजिए, अवेरी, मैकलार्ड और मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट लीजिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाले, या हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट ले लीजिए जिसमें डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड को एज ए जेनेटिक मटेरियल कहा गया। और 1952 आते आते तक ये बात क्लियर हुई, और तब कहीं जाकर 1953 में ये हुआ कि वाकई डीएनए में कुछ तो खासियत है और इसका स्ट्रक्चर पता चलना चाहिए। और फिर वाटसन एंड क्रिक ने वो भी रिवील किया, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमको 1953 में पता चला। खैर, यहाँ तक तो बात हो गई डीएनए के स्ट्रक्चर की, यहाँ तक बात हो गई जेनेटिक मटेरियल की। अब झगड़ा इस बात पर है कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माने या आरएनए को माने, क्यों माने डीएनए को और क्यों ना माने आरएनए को। इसके पीछे कुछ अपनी लॉजिक है, तर्क है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि यदि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मान लिया गया है तो उसके साथ एक बड़ी खासियत है रेप्लिकेशन की, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की, वो कैसे होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। हैव नाइस डे।